चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला इन्होंने? सिटीजनशिप सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, मैं बता देती हूं आपको। एवरी पर्सन हैज या हिज डोमिसाइल, कहां का डोमिसाइल है? वॉज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो वो कहां पे पैदा हुआ है? इंडियन टेरिटरी में। या उसके पेरेंट्स कहां पे बोर्न हुए हैं? टेरिटरी इन इंडिया। या फिर वो कभी रेजिडेंट रहा है इंडियन टेरिटरी का कम से कम 5 साल। एक्चुअली इंडियन रेजिडेंट बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप यहां पैदा भी नहीं हुए, आपके पेरेंट्स भी यहां पैदा नहीं हुए, लेकिन आपने कुछ क्राइटेरिया पूरा कर दिया। जैसे आप इंडिया में स्टे करे हो, उसकी क्राइटेरिया रहता है, तो उससे ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनते हैं। तो आप अगर 5 साल कभी भी ऑर्डिनरीली क्या रहे हो? रेजिडेंट, तो फिर आपको क्या बोल सकते हैं? सिटीजन। तो देखिए फिर दोबारा से मैं बता देती हूं। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसको सिटीजन बोला गया था? तो आर्टिकल 5 ने कहा एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज इन हिज डोमिसाइल इन दी, कहां पे? टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड डोमिसाइल है और क्या है? बोर्न हुआ है कहां पे? इंडियन टेरिटरी में। या उसके आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या उसके पेरेंट्स कहां पे बोर्न हुए? इंडियन टेरिटरी में। या फिर वो क्या रहा है? हु हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कम से कम कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कब से चेक करना है? इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इट मींस जब हमारे यहां पे सिटीजनशिप एक्ट आ रहा था, उससे पिछले 5 साल में वो क्या रहा हो? ऑर्डिनरीली रेजिडेंट रहा हो, तो उसे सिटीजन बोला जाएगा। या तो वो, या उसके पेरेंट्स, या वो 3 कंडीशन है, या तो वो खुद, या उसके पेरेंट्स, या फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा हो कम से कम 5 साल के लिए। जब भी ये स्टार्ट हो रहा था सिटीजनशिप एक्ट, उससे पहले 5 साल आप रेजिडेंट रहे हो, तो भी आप क्या कर सकते हो? सिटीजन की कैटेगरी में आ सकते हो। आप जल्दी से क्रक्स बनाइए। एवरी पर्सन हैज एंड हिज डोमिसाइल, was born in territory of India। दूसरा पॉइंट है whose parents was born in territory of India। तीसरा पॉइंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मिनिमम कितने साल के लिए? 5 years, मिनिमम 5 years। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, हैज हिज डोमिसाइल, वॉज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। नंबर 2, उसके पेरेंट्स, हुज पेरेंट्स वॉज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। नंबर 3, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मिनिमम 5 years। दिस इज द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल नंबर 5। दिस इज द क्रक्स ऑफ आर्टिकल नंबर 5, जिसमें सिटीजन की बात करिए कि आप सिटीजन किसे बोलोगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन के लिए भी हैं और पर्सन के लिए भी हैं। सिटीजन आप जानते ही हो, जो सांसें लेता है, ह्यूमन बीइंग इज अ सिटीजन, इंडिविजुअल इज अ सिटीजन। और पर्सन में सिटीजन भी मतलब आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं और नेचुरल पर्सन भी। आर्टिफिशियल पर्सन वो है जो सांसें नहीं लेते लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी, रिलायंस कंपनी अगर आप देखो, रिलायंस लिमिटेड, नाम चलता है ना रिलायंस का, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, प्रॉफिट है, लॉसेस है, तो वो पर्सन की डेफिनेशन में आती है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते वो नेचुरल पर्सन है, उसका नेचुरल प्रोसेस से बर्थ हुआ है, उसका आर्टिफिशियल प्रोसेस से बर्थ हुआ है, लॉ से बर्थ हुआ है। तो इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स जो है वो पर्सन के लिए भी हैं और सिटीजन के लिए भी हैं। तो सिटीजन तो वो जो सांसें ले रहे हैं, एंड पर्सन में दोनों कवर हो जाते हैं।
पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन भी और नेचुरल पर्सन भी। नेचुरल पर्सन आर ह्यूमन बींग, सिटीजन्स। लेकिन हर एक ह्यूमन बींग को हम सिटीजन नहीं बोल सकते। हर एक ह्यूमन बींग को हम सिटीजन नहीं बोल सकते। हम सिटीजन उसे ही बोलेंगे जो हमारे एक्ट में डिफाइन है, एक्ट के हिसाब से सिटीजन है। और हमारे एक्ट के हिसाब से सिटीजन किसको बोल रहे हैं? ये जो या तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो, या उसके पेरेंट्स पैदा हुए हो, या भी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा हो पिछले 5 साल में, उसको। ये नहीं हर कोई सिटीजन होगा, फिर तो कोई भी बाहर का आके बोलने लगेगा कि मुझे फंडामेंटल राइट्स चाहिए। तो सबके लिए नहीं है, वो किसके लिए है? सिटीजन के लिए। इसलिए इन्होंने सिटीजन को भी बता दिया कि सिटीजन किसे बोलेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर मैं बढ़ रही हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है पार्लियामेंट। आज से पहले आपने शायद सुना होगा पार्लियामेंट के बारे में। पहले आप इसमें क्रक्स लिखिए, बहुत शॉर्ट क्रक्स है। पार्लियामेंट का क्रक्स है, पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेस। पार्लियामेंट इज इक्वल्स टू प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेस। लिख लिया? अब देखते हैं। There shall be parliament for the union which shall consist of president and 2 houses known as council of state and house of people। कई बार आपने सुना होगा इनको लोकसभा राज्यसभा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकसभा राज्यसभा। या फिर हम एक और बात बोल सकते हैं, क्या बताइए? लोअर हाउस अपर हाउस। एक्चुअली जो हमारा एक्ट बनता है उसका एक प्रोसेस होता है। जो भी लॉ में एक्ट बनता है उसका एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले एक बिल होता है, एक्ट नहीं बोलते उसे। जब रफ में कानून तैयार होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बिल। बिल की होती है ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग गवर्नमेंट कराती है। देन बिल पास होने के लिए दोनों हाउसेस में जाता है, लोअर हाउस में भी जाता है और अपर हाउस में भी। जब दोनों हाउसेस से, किसके हैं दोनों हाउस बताइए? ये दोनों हाउस किस में आते हैं? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट की जब दोनों हाउस पास कर देते हैं तो एसेंट के लिए, एसेंट बोलते हैं सहमति को, तो एसेंट के लिए प्रेसिडेंट साहब के पास आता है और प्रेसिडेंट इसके ऊपर एसेंट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर। और जैसे ही प्रेसिडेंट बिल के ऊपर साइन कर देते हैं, द बिल इज कन्वर्ट इनटू एक्ट। फिर उस बिल को क्या बोला जाता है? एक्ट बोला जाता है हमेशा के लिए। और आपने देखा होगा, आगे चल के आप देखोगे, खैर अभी तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, हर एक्ट के साथ एक ईयर ऐड होता है। जैसे कंपनी एक्ट 2013, तो ये जो कंपनी एक्ट 2013 है, इसमें जो ईयर ऐड हुआ है ये 2013 में, जिस साल प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर करते हैं, अपनी एसेंट देते हैं, सहमति देते हैं, वो साल ही फिर हमेशा एक्ट के साथ ऐड हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन चल सकता है। क्वेश्चन क्या चल सकता है? कि मैम ये एक्ट जैसे ही बनता है वैसे ही जनता के ऊपर लागू हो जाता है। नहीं, उसके लिए डिफाइन किया जाता है डेट, और उसे बोलते हैं इफेक्टिव डेट। क्या बोलते हैं उसे? इफेक्टिव डेट। वो 2013 की भी हो सकती है, 14 की भी, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कब से लागू कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है इफेक्टिव डेट। ठीक है बेटा, ये था पार्लियामेंट की थोड़ी सी बात बताई मैंने कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है? क्या आम जनता प्रेसिडेंट को चुनती है? आंसर इज नो। प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर्स, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। इनमें से इलेक्ट होके जो मेंबर्स जाते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, वो फिर चुनते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को आम जनता नहीं चुनती, प्रेसिडेंट को इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इनमें से जो इलेक्टेड होते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग फिर कहीं ना कहीं किसका चुनाव करते हैं? प्रेसिडेंट का।
अब मुद्दा ये उठता है कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं. व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. कौन कौन सी पावर होती हैं प्रेसिडेंट की, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूशन वाली पावर. आपने देखा ना, 3 वो होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन. पावर ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के बिजनेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स हैं. वेरियस पावर्स आर इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन एग्जीक्यूटिव पावर इन मॉडर्न स्टेट. देखिए क्या क्या है, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है. क्या क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लॉज को एग्जीक्यूट करना. मैंने अभी बताया था प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होता है. एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होती है. मिलिट्री पावर होती है, मिलिट्री पावर भी प्रेसिडेंट के पास रहती है. द कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस एंड कंडक्ट ऑफ वार. लेजिस्लेटिव पावर, बेटा द समनिंग प्रोरोगेशन. ये जो वर्ड यूज किया ना इसमें प्रोरोगेशन, इसका मतलब होता है स्थगित करना. स्थगित करना, रोक देना, समन इशू करके लेजिस्लेचर्स को अगर कुछ रोकना है तो वो प्रेसिडेंट रोक सकते हैं. जुडिशियल पावर, आपने देखा होगा कई बार कुछ लोगों को फांसी हो जाती है, सारी कोर्ट फांसी दे देती है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है अपनी जान की डिमांड करने के लिए. तो वो वाली पावर भी किसके पास रहती है? राष्ट्रपति के पास रहती है. राष्ट्रपति ग्रांटिंग ऑफ पार्डन रिप्राइव्स पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम. जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, तो फिर वो लास्ट में उनके पास ही जाता है, राष्ट्रपति के पास, कि शायद मुझे कुछ छूट मिल जाए, मोहलत मिल जाए. रिप्राइज मीन्स मोहलत, एक मौका और मिल जाए. रिप्राइव वर्ड जो यूज हुआ है इसका मतलब होता है मोहलत मिलना, कि मुझे एक मोहलत मिल जाए. दीज पावर वेस्ट इन द प्रेसिडेंट अंडर ईच ऑफ हेड सब्जेक्ट टू लिमिटेशन. लेकिन इनके ऊपर ये जो पावर दी गई है ना, ये जो पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन है या मिलिट्री की पावर है या लेजिस्लेटिव पावर है या जुडिशियल पावर है, ये एब्सोल्यूट नहीं है कि प्रेसिडेंट जो चाहेगा वो कर देगा. उसमें भी कुछ उनकी लिमिट है, उनका दायरा है. सारी पावर्स नहीं है, क्योंकि देखो फिर तो हमारे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं ना, तो सारी की सारी पावर अगर प्रेसिडेंट के पास होंगी तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे. तो इट मीन्स इनकी पावर्स हैं लेकिन सब्जेक्ट टू सम लिमिट, एक लिमिट तक. गॉट द पॉइंट. अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन पावर प्रेसिडेंट की मैं बताऊंगी. एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पार्लियामेंट के हाउस सेशन में नहीं होते, जब पार्लियामेंट के हाउस सेशन में है, चल रहा है, हमारा सदन चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कभी कभी वो नहीं चल रहा और किसी कानून की आवश्यकता है, कानून बनना चाहिए, तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं. और ये पावर उनको भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 123 अनुच्छेद 123 के तहत प्रेसिडेंट को दी गई है और आर्टिकल 213 के तहत स्टेट में गवर्नर को दी गई है. ये कब होता है कि जब सदन प्रक्रिया नहीं कर रहा, जब सदन स्थगित है, सदन नहीं चल रहा, मतलब हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नहीं चल रहे और जरूरत है किसी कानून की, बहुत जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो उस समय हमारे प्रेसिडेंट सेंट्रल में और गवर्नर स्टेट में ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं. अगर ऑर्डिनेंस को मैं सिंपल भाषा में बताऊं, बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में बताऊं, तो इट इज अ टेम्परेरी लॉ. बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम इसे? टेम्परेरी लॉ. The most important legislative power conferred on president is to promulgate ordinance, just to make the ordinance, and the ordinance meaning is very clear, it is a temporary law. But ऐसा कब होता है? Whenever the houses of parliament are not in session. The same as usual, the same power vested with the governor in case of states. राज्य में, स्टेट में गवर्नर होते हैं, सेम ऐसी सेंट्रल में प्रेसिडेंट होते हैं. तो आर्टिकल 123 प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम. बट आगे देखिए क्या यूज किया, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव पार्लियामेंटरी इनैक्टमेंट ऑन द सब्जेक्ट इमीडिएटली. दिस इज अ स्पेशल फीचर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये बात इन्होंने भी बोली कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, द हाउसेज आर नॉट इन सेशन. सो मैंने एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे लिखा, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना छोटे छोटे पॉइंट ही काम आते हैं रिवीजन करने में, फास्ट ट्रैक रिवीजन करने में.
प्रेसिडेंट एक्साइज पावर व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट किस में नहीं होता, सेशन में नहीं होता, तब प्रेसिडेंट इस पावर को क्या कर सकते हैं, एक्साइज कर सकते हैं। द एम्बिट ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज को एक्सटेंसिव with the legislative power of parliament may relate to any subject in respect of parliament has right to। अब मैं इस पूरी लाइन का एक क्रक्स बता देती हूं। प्रेसिडेंट के पास सेम एज यूजुअल उन्हीं मुद्दों के ऊपर पावर होती है जो पार्लियामेंट के पास होती है। तो अगर मैं एक लाइन में इसका मीनिंग क्लियर करना चाहूं तो वो ये है, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट सेम एज यूजुअल एज पार्लियामेंट। इस पूरे पैराग्राफ का अगर एक लाइन में मीनिंग लिखें, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्रक्स में अगर लिखें, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट सेम एज यूजुअल पार्लियामेंट, जैसे कि पार्लियामेंट की पावर होती है, सेम एज यूजुअल पावर किसकी होती है, प्रेसिडेंट की, टू मेक देयर टेम्परेरी लॉ। एक बार पूरा टॉपिक रिपीट कर दूं। टॉपिक ये था कि प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस की पावर कब मिलती है और ऑर्डिनेंस क्या होता है। पहली बात तो ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ। ऑर्डिनेंस क्या है, एक टेम्परेरी लॉ है, और इसको टेम्परेरी लॉ को बनाने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन ये पावर कब आती है, वेन एवर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। और ये पावर कहां से दी गई है, आर्टिकल नंबर 123 अनुच्छेद 123 ऑफ भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट के पास सेम एज यूजुअल वैसी ही पावर होती हैं जो कि किसके पास होती हैं, पार्लियामेंट के पास। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? आई थिंक सो। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूं? कीवर्ड्स आप ध्यान देते जाइए, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। इसमें भी मैंने क्रक्स बनवाया। जो क्रक्स है ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उतना डिटेल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सारा का सारा पेपर में नहीं आता, लेकिन जो की पॉइंट्स है वो एग्जाम में आती हैं। ठीक है ना, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर राज्यसभा की बात करें, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज। मतलब क्या कहने का मतलब है, राज्यसभा में कितने लोग होते हैं, 12 मेंबर तो वो होते हैं जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। 12 मेंबर तो वो होते हैं जो नॉमिनेट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। और 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूटी आप जानते हो, यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हमारी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनके और स्टेट को मिला के 238 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट राज्यसभा के अंदर। ठीक है, ये आपके एग्जाम क्रक्स जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके यहां पे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। अब आगे थोड़ा सा आप ये लिखिए कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, थोड़ा सा नोट डाउन करना है काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। स्पेशल नॉलेज, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल तरीके की नॉलेज रहती है, तभी वो नॉमिनेट किए जाते हैं। स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। ठीक है, एक तो ये पॉइंट लिखना है। और दूसरा, यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ प्रिस्क्राइब, अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ प्रिस्क्राइब, जैसे भी लॉ प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। अगला पॉइंट जो हमारा डिस्कस होगा वो क्या होगा, लोकसभा। तो लोकसभा का भी जस्ट राइट डाउन द क्रक्स।
मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 552 एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और किस तरीके से 552 बनी है, जिसमें से 530 रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट्स को, 530 रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट्स को, 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, और 20 रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन टेरिटरीज को। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 552, 530 is representative of states, 2 Anglo-Indian community and 20 represent the union territories. Okay? ये आपको नोट डाउन करना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगला टॉपिक होगा हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।